आज हमें नया टॉपिक स्टार्ट करना है, दैट इज डिस्काउंटिंग एंड एक्यूमुलेटिंग। उससे पहले मैंने एक दो क्वेश्चन दिए थे करने को, सोचने को ट्राई किए। सीबील के मैं क्लास के बाद डिस्कस कर लूंगा, है ना। वो जो मैंने वो पूछा था आपसे, एक दो क्वेश्चन मैंने करने को दिए थे, वो ट्राई किए क्या? ठीक है, चलो पहले वही डिस्कस कर लेते हैं, है ना। जो पहला क्वेश्चन मैंने बोला था वो ये था कि जो डेल्टा है, डेल्टा इज द कंटिन्यूसली कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। तो इसका मतलब है कि पूरे साल में आपको डेल्टा मिल रहा है, लेकिन मिल कैसा रहा है पूरे साल में? कंटिन्यूसली मिल रहा है ना। डेल्टा मिल रहा है पर मिल कैसा रहा है? पूरे साल में कंटिन्यूसली मिल रहा है। हमने कहा था अगर ये पूरे साल में मिलने वाला इंटरेस्ट है और जो आई रेट है आपका वो साल के एंड में मिलने वाला आपका इंटरेस्ट है, तो पूरे साल में जो इंटरेस्ट मिलता है उसकी वैल्यू इस ईयर के एंड पे कितनी बन जानी चाहिए? आई के बराबर होनी चाहिए, है ना। इसी कॉन्सेप्ट को हमें आगे यूज करके डेल्टा इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस आई प्रूव करना था, है ना। इस चीज को समझना। मैंने कहा डेल्टा पूरे साल में मिल रहा है, मतलब कंटिन्यूसली मिल रहा है, टुकड़ों में मिल रहा है। तो मैंने पूरे साल में एक टाइम ले लिया, बहुत छोटा सा टाइम पीरियड, दैट इज टी से टी प्लस डी टी, है ना। दिस इज अ वेरी स्मॉल टाइम पीरियड और इसकी लेंथ कितनी है? डी टी। तो मेरा क्वेश्चन ये कि अगर पूरे साल में आपको डेल्टा मिल रहा है तो इस डी टी टाइम पीरियड में आपको कितना मिल रहा होगा इंटरेस्ट? मान लो मैंने कहा डेल्टा है 6% पर एनम, ये आपके पूरे साल का इंटरेस्ट है ना। तो मैंने कहा आधे साल में कितना मिल रहा होगा? आप बोलोगे 3%, कंटिन्यूसली मिलता जा रहा है आपका, है ना। एक क्वार्टर में कितना मिल रहा होगा? आप बोलोगे दिस डिवाइडेड बाय 4, है ना। एक मंथ में कितना मिल रहा होगा? दिस डिवाइडेड बाय 12। अब मैं पूछ रहा हूँ कि डीटी टाइम में कितना मिल रहा होगा, तो क्या आएगा? डेल्टा डेल्टा बाई डीटी, डेल्टा बाई डीटी या फिर डेल्टा इनटू डीटी? बोले देख के तो लग रहा है कि ये है, पर आज तक पढ़ा हमने डीटी जो मेनली है वो हमने मल्टीप्लाइड में पढ़ा है ना। तो यहां पर एक अंडरस्टैंडिंग का इशू है कि यहां पर जब आप डीटी को देख रहे हो आपको लग रहा है कि ये जो 2 है दैट 2 इज डीटी, ये 2 डीटी नहीं है। ये जो डेल्टा बाई 2 लिखा हुआ है ये लिखा हुआ डेल्टा मल्टीप्लाइड बाय 1/2 विच इज द लेंथ ऑफ द पीरियड। क्या लेंथ ऑफ द पीरियड 2 है क्या? नहीं। जब हाफ ईयर की बात करो तो लेंथ 2 है क्या? नहीं। लेंथ कितनी है आपकी? हाफ है। तो यहां पर जब आप डेल्टा इंटू हाफ कर रहे हो तो ये आपका डीटी है ना। जब आप डेल्टा बाय 4 कर रहे हो तो डेल्टा इंटू 1/4 ये आपका डीटी है। अगर आप डीटी के टर्म्स में अगर आप समझना चाहते हो तो आप क्या बोल रहे हो कि डेल्टा मुझे पूरे साल में मिलता है, इस लेंथ ऑफ पीरियड में कितना मिलता है? दिस मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ पीरियड, है ना। बिकॉज आपको पर यूनिट टाइम आपका एनुअलाइज रेट है बेसिकली, आप उस तरीके से समझ सकते हो, राइट। सो अब अगर मैं बात करूं कि टी से टी प्लस डी में मिलने वाला इंटरेस्ट कितना होगा? डेल्टा टाइम्स डी, है ना। इस टी से टी प्लस डी के बीच में जो मुझे इंटरेस्ट मिला वो कितना है? डेल्टा इंटू डी। अब सिंस ये डी टाइम इतना छोटा है कि मैं उसको किस टाइम की पेमेंट मानूंगा? टाइम टी की पेमेंट में मान लेता हूं। मुझे चाहिए इसकी ए भी किस टाइम पे? टाइम 1 पे। तो इस अमाउंट को मैं इंटीग्रेट एक्यूमुलेट करूंगा 1 प्लस आई टी से टाइम 1 तक, और ये टाइम पीरियड कितना है? 1 माइनस टी, दैट इज 1 माइनस टी इस टाइम तक, है ना। ऐसे ही ये तो मैंने कोई एक छोटा सा टाइम पीरियड लिया टी से टी प्लस डी, ऐसे ही 0 से 1 में क्या बहुत सारे टीज हैं और बहुत सारे टी प्लस डी है। तो मुझे क्या हर एक टाइम में मिलने वाली जो इंटरेस्ट की पेमेंट है दैट इज डेल्टा इंटू डी, मुझे सबको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा, मुझे ऐड करना पड़ेगा। एंड सिंस दिस इज अ कंटिन्यूअस कैश फ्लो, तो इसको ऐड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो बोलूंगा हर जो टी है टी से टी प्लस डी के बीच में जो मुझे पेमेंट मिल रही है उसकी टाइम 1 पर एवी इज दिस, है ना। और 0 से 1 के बीच में जितनी पेमेंट मिल रही है मुझे उन सबको मैं अगर ऐड कर दूंगा तो मुझे 0 से 1 के बीच में मिलने वाला जितना भी इंटरेस्ट है उन सबकी एवी कहां पहुंच जाएगी? टाइम 1 पे पहुंच जाएगी, जो किसके बराबर बननी चाहिए? आई के बराबर बननी चाहिए। ये चीज क्लियर है? पक्का?
यहाँ पे जो पूरा का पूरा रेल है वो, जो पूरा रोल है वो इसका है ना। इस चीज को समझने का है। हमें आज तक इंटीग्रेशन में ये सिखाया गया है, हमें पढ़ाया गया डी टी मतलब टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, डी एक्स मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। बट आप दुनिया में कोई भी आप इंटीग्रल उठा लीजिए, चाहे डी टी हो, डी एक्स हो, डी वाई हो, डी जेड हो, उस हर एक डिफरेंशियल का जो आपने वर्ड लिखा हो उसका अपना मतलब होता है। जस्ट बिकॉज ये बताने के लिए नहीं है कि वो वहां पे कि आपने बस टी के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, हर एक चीज का मतलब होता है। तो फ्यूचर में जो भी हम इंटीग्रल एक्सप्रेशन हम पढ़ेंगे, हम हर एक का एक तरीके से पोस्टमार्टम करेंगे और हम एक एक एलिमेंट को समझेंगे कि यहाँ पर ये वर्ड क्यों आ रहा है, यहाँ पे ये एलिमेंट क्यों आ रहा है, इस तरीके से समझेंगे। क्लियर है चीज? डेल्टा तो क्वांटिटी को इंटरेस्ट को हम इंटरेस्ट को इंटरेस्ट के साथ ही मल्टीप्लाई करके हम उसकी कैलकुलेट करके नहीं नहीं, अभी मैं अगर 1 रुपए की बात कर रहा हूं, अगर आप यहाँ पे अमाउंट मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो आप यहाँ पे अमाउंट मल्टीप्लाई कर दो, तो 100 पे डेल्टा मिल रहा है तो 100 का इंटरेस्ट कितना होगा। जब मैं 1 रुपए की बात करूं तो 1 रुपए में मिलने वाला इंटरेस्ट और रेट आपकी सेम बात हो जाती है। अगर आपको लग रहा है कि हम इंटरेस्ट को इंटरेस्ट के खाली हम रेट के इक्वल कर रहे हैं, वो रेट के इक्वल इसलिए दिख रहा है बिकॉज अभी हम अमाउंट सिर्फ 1 रुपए के हिसाब से मैं लेके चल रहा हूं। अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपको 10% इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, अमाउंट है आपका 100, तो 100 का 10% कितना हो गया 10। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि अमाउंट है आपका 1 रुपी, तो इसका 10% कितना हुआ 0.10 विच इज 10% ओनली। तो यहां पर जो इंटरेस्ट अमाउंट है और जो इंटरेस्ट रेट है वो आपका एक ही होता है अगर आप 1 रुपए के हिसाब से आप लेके चल रहे हो। तो यहाँ पे 1 रुपए के हिसाब से कंपेरिजन कर रहे हैं, इसलिए आपको लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट कंपेयर कर रहे हैं, बट वो अमाउंट के हिसाब से आप समझ सकते हो। हाँ, तो डेल्टा इंटू डी टी इस टाइम में मिलने वाला इंटरेस्ट अमाउंट है, उस अमाउंट को हम एक्यूमुलेट कर रहे हैं ईयर के एंड तक और हम देख रहे हैं कि वो किसके बराबर बनना चाहिए, हम वो देख रहे हैं। क्लियर है चीज? गुड। आई की कल क्यों किया? क्योंकि हमने जो आई की डेफिनेशन पढ़ी थी, आई क्या था आपका अफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, और हमने क्या कहा था अफेक्टिव रेट क्या पीरियड के एंड पर आपको मिलता है। तो अगर मैं 1 साल की बात करूं तो जो आई है वो इस साल के एंड में मिलने वाला इंटरेस्ट है, मतलब टाइम 1 पे जो इंटरेस्ट मिलेगा मुझे या जो मिलना चाहिए उसकी वैल्यू क्या है आई है। फिर मैंने कहा डेल्टा एक ऐसा इंटरेस्ट है जो इस पूरे साल में कंटिन्यूसली मिलता है ना। तो मैंने कहा अगर ये पूरे साल में कंटिन्यूसली मिलने वाला इंटरेस्ट है तो इसकी वैल्यू मैं अगर टाइम 1 पर देखूं तो जो टाइम 1 पे मिलने वाला इंटरेस्ट है उसके बराबर बननी चाहिए, क्योंकि ये भी क्या पूरे साल में मिलने वाला इंटरेस्ट ही है। तो हमने कहा अगर पूरे साल में जो मिलने वाला इंटरेस्ट है उसको मैं टाइम 1 पे ले आऊं तो इट शुड बी इक्वल टू द इंटरेस्ट जो मुझे टाइम 1 पे वैसे मिलता है, और वो क्या होता है आपका आई होता है ना। दिस इज द केस। तो दिस वाज द मेन टास्क। इसको मैं अब खाली इंटीग्रेशन सॉल्व करना जो इजी है। इसमें से डेल्टा इंटू 1 प्लस आई आपने बाहर निकल लिया 0 से 1, यहां बचा 1 प्लस आई होल पावर माइनस टी, इसको मैं वी पार टी लिख सकता हूं इंटू डी टी इज इक्वल टू आई। ये हो गया डेल्टा इंटू 1 प्लस आई, इसको इंटीग्रेट करोगे तो वी पार टी लॉग ऑफ वी आ जाएगा आपका 0 से 1, दिस इज इक्वल टू आई, है ना। अब डेल्टा इंटू 1 प्लस आई लॉग वी, ये तो कॉमन है, यहां लिमिट पुट करोगे तो v की पावर 1 v माइनस v की पावर 0 विच इज 1 इज इक्वल टू आई डेल्टा। अब 1 प्लस आई को v से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 1, बिकॉज रेसिप्रोकल होता है। 1 प्लस आई को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 माइनस आई डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ v इज इक्वल टू आई। इससे ये कैंसिल हुआ, ठीक है। यहां बचा माइनस डेल्टा टाइम्स आई और यहां आया आई टाइम्स, ठीक है। ये चीज देखना, लॉग ऑफ v मतलब क्या, लॉग ऑफ 1 प्लस आई होल पावर -1, है ना। और तो -1 को मैं बाहर लिख सकता हूं, पावर से नीचे ला सकता हूं मैं लॉग के, और अंदर क्या बचेगा लॉग ऑफ 1 प्लस आई माइनस से माइनस आई से आई, तो डेल्टा आ गया आपका लॉग ऑफ 1 प्लस आई, है ना। तो वही रिजल्ट जो आप एक तरीके से सेम आप पढ़ते आए हो। फिर दूसरा क्वेश्चन, है ना, मैं टाइम दूंगा आपको नोट करने का। दूसरा क्वेश्चन मैंने कहा था कि ऑर्डरिंग के बारे में आपको पढ़ना है, डी डी टू आई आई टू डेल्टा, है ना। ये ट्राई किया किसी ने सोचने का? यही तो क्वेश्चन है जो ट्राई करने थे सोचने में, ठीक है। अच्छा, आप इसको इस तरीके से सोचो, अगर इंटरेस्ट जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, अगर इंटरेस्ट आपको 1 साल में, आप ये सोचो कि इंटरेस्ट अगर आपको जल्दी देना पड़ा तो आप उसको कम देना चाहोगे कि ज्यादा, और अगर इंटरेस्ट बाद में देना पड़ा तो कम दोगे कि ज्यादा? ज्यादा, है ना। अगर बाद में देना पड़ा तो मैं ज्यादा मुझे पे करना पड़ेगा बिकॉज मैं डिले कर रहा हूं उस चीज को, और वही अमाउंट मुझे अगर आज पे करना पड़ रहा है तो मैं कम पे करूंगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो भी इंटरेस्ट जितना जल्दी पे करना पड़ता है उसकी वैल्यू क्या उतनी कम होनी चाहिए? अगर आप मुझसे आज अगर इंटरेस्ट ले रहे हो तो मैं आपको 8% ही दूंगा, लेकिन अगर 1 साल बाद लोगे तो मैं 10% दूंगा, है ना। ये चीज हम समझ सकते हैं।
तो सबसे पहले जो इंटरेस्ट कटता है तो वो कौन सा होता है, डिस्काउंट रेट। तो सबसे कम शुड बी डिस्काउंट रेट, है ना, इन टर्म्स ऑफ रेट। तो डी सबसे कम होना चाहिए। फिर क्या आएगा, हम इंटरेस्ट एडवांस में दे रहे हैं बट अब दो टुकड़ों में देना चाहते हैं, विच इज D2, है ना। D2 ऐसे ही D3 D4 जो भी होगा आपका, है ना, ये चलता रहेगा आपका, ठीक है, ठीक, राइट, है ना। फिर क्या आएगा आपका, फिर यहां पर I4 I3 I2 इस तरीके से आपका उल्टा बन जाएगा, है ना। I4 का मतलब क्या है, हर क्वार्टर के एंड पर दे रहे हैं हम, ठीक है, एंड पर दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, यहां पे मुझे हर क्वार्टर के एंड पे मिलेगा, ठीक है। तो ये कम होगा आपका। अब आप बोल रहे हो कि आप हर महीने के एंड पर दोगे, मतलब वो आपको पे करना पड़ेगा वगैरह वगैरह, एटसेट्रा एटसेट्रा, दिस विल बी, और आई क्या सबसे एंड पर आपको मिलता है, तो दिस शुड बी मोर देन दैट। ओ सॉरी सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया है ना, मैंने उल्टा लिख दिया, आई टू ऑफ कोर्स, है ना, राइट, दिस विल बी द केस। अच्छा, डेल्टा क्या है, डेल्टा ना तो साल की स्टार्टिंग में मिलता है ना ही साल के एंड पे मिलता है, पूरे साल में कंटिन्यूअसली आपका मिलता है। तो डेल्टा क्या है, इन सब नंबर्स के बीच में कहीं पर आएगा, है ना, बिकॉज डेल्टा क्या पूरे साल में मिलने वाला इंटरेस्ट है, तो एक तरीके से पूरी इंटरेस्ट पेमेंट से उसको एवरेज आउट कर रहा है। तो डेल्टा क्या होगा, इस पूरी सीरीज के कहीं ना कहीं आपको बीच में कहीं ना कहीं इन नंबर्स के दिखाई देगा। तो दिस शुड बी द करेक्ट ऑर्डरिंग। हाँ, डिस्काउंट के तो ऑब्वियसली बाद में होगा, तभी बाद में आएगा। क्लियर है चीज, है ना, पक्का। चलो इसको नोट कर लो।
डिस्काउंटिंग एंड एक्यूमुलेटिंग। ओके, तो ये हम पढ़ गया, डिस्काउंटिंग इज अ प्रोसेस, है ना, दैट ब्रिंग्स मनी फ्रॉम फ्यूचर टू प्रेजेंट, एंड एक्यूमुलेटिंग में क्या होता है, प्रेजेंट की वैल्यू को फ्यूचर के टाइम पर एक्यूमुलेट करते हो, राइट। तो v पावर n हमने एक ही डिस्काउंट फैक्टर पढ़ा था, इसका हमने बहुत फ्रीक्वेंटली यूज नहीं किया था अभी तक, है ना, बिकॉज अभी तक क्या था, हम डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स पढ़ रहे थे, तो वी वांटेड टू बी कंफर्टेबल कि हमें हर इंटरेस्ट रेट को यूज करके डिस्काउंटिंग और एक्यूमुलेटिंग करना आ जाए, इसलिए फैक्टर को हमने बहुत ज्यादा यूज नहीं किया था। बट v पावर n वैसे था क्या आपका, इट वॉज 1 प्लस आई होल पावर माइनस n, है ना। अच्छा, ये करता क्या था, आपके कैश फ्लो को n ईयर्स पीछे लेके आता है। अच्छा, अगर डिस्काउंट रेट हो तो 1 माइनस डी होल पावर n करके पीछे आता है कैश फ्लो, और अगर कांस्टेंट फोर्स ऑफ इंटरेस्ट हो तो e टू दी पावर माइनस डेल्टा n करके पीछे आता है ना। ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स बेसिकली ब्रिंग योर कैश फ्लो बैक टू n ईयर्स फ्रॉम n ईयर्स, है ना। तो अभी तक हमने जिस तरह के कैश फ्लोज पढ़े थे, दोज वर सिंगल कैश फ्लोज, है ना। हम बोलते थे एक अमाउंट है आपके पास, उसी को आप क्या करो, एक्यूमुलेट करो या फिर आप डिस्काउंट करो। नाउ विल डिस्कस अबाउट सीरीज ऑफ कैश फ्लो, जहां पर कि आपके अलग अलग टाइप पर अलग अलग पेमेंट्स हो रही हैं। तो लेट्स से दिस इज टाइम t1, दिस इज टाइम t2 एंड दिस इज टाइम tn। तो टाइम t1 पे होने वाला कैश फ्लो को मैं बोल रहा हूं ct1, टाइम t2 पे होने वाले कैश फ्लो को आई एम सेइंग इट इज ct2, एंड टाइम tn पे जो कैश फ्लो हो रहा है आपका, दैट इज ctn। तो इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू होगी टाइम जीरो पे, दैट विल बी समेशन सी टी जे वी पार टी जे गोज फ्रॉम 1 से लेके n। इसका सिंपल सा मतलब क्या है, हम हर एक कैश फ्लो को उस टाइम से जीरो पे ला रहे हैं और सारी वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, है ना। सिंपल सा अगर हम न्यूमेरिकली अगर इसका एग्जांपल देखें, तो अगर मुझसे किसी ने कहा कि टाइम 1 पर 100 का कैश फ्लो हो रहा है, टाइम 6 पर 200 का कैश फ्लो हो रहा है आपका, और टाइम 11 पे 300 का कैश फ्लो हो रहा है, और आई है आपका 4%, तो आप बोलोगे प्रेजेंट वैल्यू एट टाइम जीरो क्या होगी, तो आप बोलोगे 100 इज द कैश फ्लो एट टाइम 1, तो उसको एक साल पीछे लाना है, तो 100 इंटू वी लिख सकता हूं मैं, है ना, प्लस नेक्स्ट कैश फ्लो 200 का टाइम 6 का कैश फ्लो है, उसको 6 साल पीछे लाना है, 200 वी की पावर 6 और भी है, प्लस 300 का कैश फ्लो, उसको 11 साल पीछे लाना है, दैट इज 300 इंटू वी की पावर 11, और इंटरेस्ट है आपका 4%, है ना। और v आपको पता ही है, दिस इज नथिंग बट इनटू 1 ओवर 1.04, दिस इज नथिंग बट, अगर मैं पावर नेगेटिव करना चाहूं, 1.04 की पावर -6 प्लस 300 इंटू 1.04 की पावर -11, सिंपल है, ठीक है। अच्छा, एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, जहां पर आपको अलग अलग टाइम के अलग अलग इंटरेस्ट रेट्स दिए हुए हैं और अलग अलग कैश फ्लोज भी हैं, ठीक है। तो सपोज सेम एग्जांपल, सेम कैश फ्लोज हैं, यहां पे 100 का है, यहां पे 200 का, एंड यहां पर 300 का। तो पहले एक साल के लिए तो आपको इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 4% पर एनम, यहां पे तो आपका इंटरेस्ट रेट है। टाइम 1 से टाइम 6 के लिए आपको फोर्स ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 6% पर एनम, है ना। एंड टाइम 6 से टाइम 11 के लिए आपको डिस्काउंट रेट दिया हुआ है, मान लेते हैं 5% पर एनम। आपको चाहिए प्रेजेंट वैल्यू, तो आप बोलोगे ठीक है, तो 100 तो टाइम 1 से टाइम 0 पे आएगा, जिसके बीच का क्या है, आपको इंटरेस्ट रेट गिवन है, तो आप बोलोगे दिस इज 100 इंटू, मैं सीधे इंटरेस्ट रेट को यूज करके लिखता हूं, या वी लिख लेते हैं, वी एट द रेट 4% की हम 4% पे कैलकुलेट कर रहे हैं, प्लस अब इसको हमें टाइम 6 से टाइम 0 पे लाना है, तो पहले टाइम 6 से हम इसको कहां लाएंगे, टाइम 1 पे, है ना, यूजिंग आवर फोर्स ऑफ इंटरेस्ट, कितने साल पीछे, 5 साल पीछे। तो कल हमने पढ़ा था 200 इंटू ई टू द पावर माइनस डेल्टा एन हुआ करता था, तो माइनस डेल्टा 0.06 कितने साल पीछे लाना है, 5 साल पीछे। तो आप कहां पे आ गए, टाइम 1 पे आ गए। अब टाइम 1 से टाइम 0 के लिए अगेन हम वी करेंगे, दैट इज 4%, क्लियर। प्लस यहां पे 300 को भी हमें टाइम 0 पे चाहिए, तो 11 से 6 अगेन 5 साल पीछे हम लाएंगे डिस्काउंट रेट यूज करके, तो 300 1 माइनस डी की पावर 5। आप टाइम 6 पे आ गए, अब टाइम 6 से टाइम 1 पे 5 साल पीछे यूजिंग आवर फोर्स ऑफ इंटरेस्ट, जो कि ये रहा, फिर 1 साल पीछे यूजिंग आवर
इंटरेस्ट रेट। तो अगर आपको अलग अलग कैश फ्लोज दिए हुए हैं और आपसे पूछे उनकी कंबाइंड प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, तो क्या होगी, दैट विल बी सम ऑफ द इंडिविजुअल प्रेजेंट वैल्यू। हर एक कैश फ्लो की जो इंडिविजुअल प्रेजेंट वैल्यू आप उनको सम कर दोगे तो आपको टोटल सम की आपको प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगी। और अगर इंटरेस्ट रेट चेंज करें तो आप एक प्लेन टाइमलाइन प्लॉट करो, किस टाइम से किस टाइम के बीच का इंटरेस्ट रेट गिवन है, डिस्काउंट रेट गिवन है, और फिर उसको यूज करके सिंपल बेसिक फॉलोइंग द बेसिक स्टेप आप क्या सीधे प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर सकते हो। क्लियर? नोट करो, क्वेश्चन देता हूँ। नीचे में ठीक है, क्वेश्चन दे रहा हूं। ये क्वेश्चन ट्राई करना है आपको। यहां पर इन्होंने दो पार्ट बनाए हुए हैं, ठीक है, इसको आप एक सिंगल पार्ट मान लो कि दिस इज सिंगल पार्ट, ठीक है, कि दो पेमेंट है, एक पेमेंट आपकी यहां हो रही है, एक पेमेंट आपकी ये हो रही है, इंटरेस्ट रेट्स आपको गिवन है, आपको इस डेट को प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, तो ट्राई करो। ओके, चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो।
क्या आ गया? इन दोनों का सम कर लो, 1415 प्लस 2180। सॉल्यूशन नहीं देखना है, खाली सम करने के लिए बोला। आंसर ये आना चाहिए 1415 प्लस, तो पहला काम आपको करना है कि आपको टाइमलाइन क्रिएट करनी है ना। टाइमलाइन क्रिएट करनी है, कौन सा किस टाइम का कैश फ्लो है और कहां से कहां तक का इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है, आपको उस पर ध्यान लगाना, दैट इज इट। बाकी अपना काम हो जाएगा। ठीक है, आपको प्रेजेंट वैल्यू चाहिए 1 जनवरी 2020 पे। पहली पेमेंट आप कर रहे हो 2000 की, कब? 1 जुलाई 2024। 1 जुलाई 2024 है ना। तो अगर ये टाइम आपका जीरो है तो 1 जनवरी 2020 से 1 जनवरी 2024 तक आपके 4 साल हो गए, है ना। उसके बाद अगले 6 महीने और हो गए आपको जुलाई तक, तो टोटल कितना टाइम हो गया आपके? 4.5 साल। तो दिस इज टाइम 4.5। यहां पर आप पेमेंट कर रहे हो 2000 की, उसके बाद आपको क्या बताया हुआ है? 5000 की पेमेंट आप कर रहे हो 31 दिसंबर 2031, है ना। 5000 की पेमेंट हो रही है 31 दिसंबर 2031 को, राइट। ये हो गया आपका। अच्छा, इंटरेस्ट रेट आपको दिया हुआ है कि 31 दिसंबर 2026 तक जो इंटरेस्ट रेट है वो है आपका 8%, है ना। इसको मैं दूसरे उससे मार्क कर लेता हूं। 31 दिसंबर 2026 तक का जो इंटरेस्ट रेट है कितना है आपका? 8%, है ना। और इसके आगे का जो आपका इंटरेस्ट रेट आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 6%, है ना। तो आपको कैश फ्लो लाना है। अच्छा, आपको चाहिए प्रेजेंट वैल्यू। तो जब 2000 को आपको यहां से यहां लाना है तो कितने साल पीछे लाना है? 4.5 साल पीछे लाना है। तो इस टाइम पीरियड का तो इंटरेस्ट रेट क्या? सिंपली 8% ही है आपका। तो ये तो सिंपल हो गया आपका कि 2000 आपका 4.5 साल पीछे आएगा, इंटरेस्ट रेट है आपका 8%। प्लस अब बात करते हैं इस पेमेंट की। तो ये पेमेंट में 31 दिसंबर 2031 से 31 दिसंबर 2026 तक ये कितने साल हो गए? 5 साल। तो इन 5 साल के लिए आपको जो इंटरेस्ट रेट लग रहा है वो क्या? 6%। तो आप बोलोगे 5000 5 साल पीछे आना है यूजिंग 6%। अब आप यहां आ गए, है ना। अब यहां से यहां तक कितने साल है? 7 ईयर्स है ना। एक बार देखने में अगर कंफ्यूजन स्टार्टिंग में क्या होता है कि यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 26 है, बट ये 20 का ईयर बिगिनिंग है और ये 26 का ईयर एंड है ना। तो स्टार्टिंग में जब बहुत ज्यादा डेट का यहां पर जैसे कोई इशू नहीं है तो आप इसको रफली चाहो तो ऐसे भी देख सकते हो, ठीक है, कि इसको आप एक तरीके से 1 जनवरी 2027 देख लो, एक ही दिन का फर्क है और अभी यहां पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। तो आपको दिख जाएगा कि आप कितने साल पीछे आ रहे हो? 7 साल पीछे आ रहे हो। तो यहां से हम आएंगे 7 साल पीछे और इंटरेस्ट रेट क्या होगा आपका? 8% पर है ना। तो दिस इज अ सिंपल केस। और अभी जो आगे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, कई बार ऐसे क्वेश्चन होंगे कि आपको डेट वाइज ही मिलेंगे, कई बार ऐसे क्वेश्चन होंगे कि आपको ईयर वाइज मिलेंगे। तो ये बहुत वो स्टार्टिंग में कई बार आप में ये इशू आएगा और कई बार आपको ये मिस्टेक्स होंगी कि आप कभी एक आध महीना एक्स्ट्रा काउंट कर लोगे, कभी आप एक साल कम काउंट कर लोगे, एंड दिस इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक, बट विद प्रैक्टिस वो चीज क्या है आपकी ठीक होती रहेगी। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? चलो एक क्वेश्चन और देता हूं आपको।
ठीक है। सपोज एक प्रोजेक्ट 1 है, ठीक है, उसमें जो कैश फ्लोज आपके पास आते हैं वो ये है। टाइम 0 पे 100 का कैश फ्लो आता है, टाइम n पे 200 का कैश फ्लो आता है, और कोई टाइम 2n है, यहाँ पे 300 का कैश फ्लो आता है। एक प्रोजेक्ट 2 है, ठीक है, जिसका टाइम 10 पे 600 का कैश फ्लो आता है। जो आपको गिवन है रिजल्ट्स, वो दो चीजें हैं। एक तो कि v पार n की जो वैल्यू है वो है 0.75941, और दूसरी जो वैल्यू गिवन है वो है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट 1 इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट 2। ये दो बातें आपको बताई हुई है, गिवन है ना, और आपको यूज करना है, और आपको फाइंड करना है आई, कैलकुलेट आई। दोनों में जो इंटरेस्ट रेट है प्रोजेक्ट में वो आई है, तो आपको आई फाइंड करना है। चलो, तो आप क्या करोगे, पहले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट 1 आप 1 निकालोगे, प्रेजेंट वैल्यू प्रोजेक्ट 2 निकालोगे, इक्वेशन बनेगी, दोनों को आपस में आप इक्वेट करोगे, एंड उसको यूज करके फिर आप आई की वैल्यू फाइंड करोगे, है ना। ये अच्छा, प्रोजेक्ट 1 पे जो टाइम 0 का कैश फ्लो है 100, उसकी टाइम 0 पे प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी, 100 ही होगी, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जिस टाइम पे जो कैश फ्लो है उसकी उस टाइम पे प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, इक्वल टू दैट कैश फ्लो, बिकॉज हमें क्या है, कोई भी डिस्काउंटिंग नहीं करनी है उस अमाउंट पे, राइट। प्रेजेंट वैल्यू प्रोजेक्ट 1, 100 की वैल्यू टाइम 0 पे 100 ही रहेगी। 200 की हमें एन ईयर्स पीछे आना है, तो 200 वी पार एन, प्लस 300 की हमें 2n ईयर्स पीछे आना है, तो 300 वी पार 2n, है ना, दैट इज 100 वी पार एन 300। अब v पार 2n को मैं v पार n का स्क्वायर लिख सकता हूं, एक ही बात है। v पार n की मुझे वैल्यू पता है, दैट इज 100 इंटू 200 मल्टीप्लाइड बाय 0.75941 प्लस 300 इंटू 0.75941 का स्क्वायर। तो यहां से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्रोजेक्ट मिल गया आपको। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेकंड प्रोजेक्ट क्या होगा, है ना, टाइम 10 पे आपका कैश फ्लो है 600 का, इसको 10 साल पीछे लाना है, तो दैट विल बी 600 वी पार 10, या फिर 600 1 प्लस आई होल पार माइनस 10, है ना। तो यहां पर क्या है, एक कांस्टेंट नंबर आपके पास आ गया, और इस इक्वेशन में क्या है, आई आपके पास अननोन है। दोनों को आप इक्वेट करोगे और आपको आई की वैल्यू मिल जाएगी, सिंपल, है ना। कोई डाउट इसमें किसी को? ठीक है, चलो। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अ न्यू फंक्शन विच इज वीटी।
v of t, and by definition v of t is 1 over accumulation factor 0 comma t. ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन, दिस इज हाउ v of t इज डिफाइंड कि v of t इज 1 ओवर एक्यूमुलेशन फैक्टर ऑफ 0 कॉमा t. तो आप एक चीज देखो, एक्यूमुलेशन फैक्टर का रेसिप्रोकल है क्या, v of t. तो जो काम एक्यूमुलेशन फैक्टर करता था ये क्या करेगा, उसका उल्टा करेगा. तो एक्यूमुलेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करने में अगर वैल्यू आपकी एक्यूमुलेट होती थी तो vt से मल्टीप्लाई करने में क्या होगी, डिस्काउंट, है ना. और अगर एक्यूमुलेशन फैक्टर से डिवाइड करने में वैल्यू क्या थी आपकी, डिस्काउंट होती थी, तो इससे करेंगे तो क्या होगी, एक्यूमुलेट. बट यहां पे इसका नेचर समझना बहुत जरूरी है. जो एक्यूमुलेशन फैक्टर्स की डेफिनेशन में वो क्या है, a ऑफ 0 कॉमा टी. तो t तो कुछ भी हो सकता है, पर जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है आपका, 0 है. तो कहने का मतलब क्या है, ये एक ऐसा फैक्टर है a ऑफ 0 कॉमा टी कि ये हमेशा उस कैश फ्लो के लिए काम करेगा जो टाइम 0 का है ना. इसका काम क्या है कि टाइम 0 से ये टाइम t तक एक्यूमुलेट करेगा. अगर इससे डिवाइड करेंगे तो टाइम t से कहां लाएगा, टाइम 0 पे लाएगा, है ना. t कैन बी एनीथिंग, बट जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है आपका, 0 है. तो अब अगर मैं बात करूं vt की, तो अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं किसी कैश फ्लो ऑफ टाइम t को बाय vt से, तो क्या होगा, वो कैश फ्लो सीधे कहां से कहां आएगा, t से 0 पे, बिकॉज उल्टा काम करेगा, है ना. दिस विल ब्रिंग कैश फ्लो फ्रॉम टाइम t टू 0. ठीक है. अगर मैं किसी भी कैश फ्लो को टाइम t के डिवाइड करता हूं vt से, तो ये क्या करेगा, किसी भी टाइम 0 के, ये कैश फ्लो को 0 से कहां ले जाएगा, टाइम t पे ले जाएगा. ठीक है. अब एक चीज थोड़ा अच्छे से समझना. एक हमने ये पढ़ा v पार t, जिसको हम डिस्काउंट फंक्शन, आपका डिस्काउंट फैक्टर बोले थे ना, v पार n, v पार t. फिर हम ये पढ़ रहे हैं v ऑफ t, है ना. तो देखो दोनों में डिफरेंस क्या है. सपोज मैंने कहा टाइम 5 पर आपका कैश फ्लो है आपका 100 का, मैंने कहा टाइम 0 पे उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी. आप बोलोगे प्रेजेंट वैल्यू इसकी 100 को मैं 5 साल पीछे लाना है, तो 100 इंटू वी पार 5, है ना. बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर है. या आप में से किसी ने कहा सर इसको हम 100 इंटू, अगर हमें vt नाम का फंक्शन गिवन है तो v ऑफ 5 भी कर सकते हैं, बिकॉज जब हम v ऑफ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैश फ्लो क्या होगा, 5 से कहां जाएगा, सीधा 0 पे आ जाएगा. ये भी बिल्कुल ठीक बात. अब सपोज अगर सिचुएशन कुछ ऐसी है ना, मैंने कहा व्हाट विल बी प्रेजेंट वैल्यू एट टाइम 3, तो आप बोलोगे प्रेजेंट वैल्यू 100 को हमें 8 से 3 पे लाना, मतलब कितने साल पीछे लाना, 5 साल पीछे. तो 100 इंटू वी पार 5 करेंगे, ये बिल्कुल ठीक है. बट अगर यहां पर आपने 100 इंटू वी पार 5 जैसा कुछ लिखा तो इट वोंट मेक एनी सेंस, बिकॉज वी ऑफ 5 का मतलब क्या है कि जो कैश फ्लो टाइम 5 पर है वो कहां पे आएगा, 0 पे आएगा. तो यहां पे ये दोनों चीजें क्या है आपकी, डिफरेंट है. यहां पर ये 8 के लिए तो वैसे भी आपका अप्लाई नहीं होगा. तो v ऑफ t क्या करता है, जो हम फंक्शन पढ़ रहे हैं v ऑफ t, ये किसी भी टाइम t के कैश फ्लो को सीधे कहां लाता है, टाइम 0 पे लाता है अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो. वेयर जो v ऑफ t है, v की पावर t, वो क्या करता है, किसी भी कैश फ्लो को t ईयर्स पीछे लाता है. चाहे कहीं से भी आप स्टार्ट करो, किसी भी कैश फ्लो का v पार t से मल्टीप्लाई करो, तो वो क्या करेगा, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो कैश फ्लो है उससे t ईयर्स पीछे आ जाएगा. और v ऑफ t क्या करेगा आपका, वो किसी t टाइम पे कैश फ्लो को t से कहां ले आएगा, 0 पे ले आएगा. दोनों में डिफरेंस क्लियर है हमें, है ना. v ऑफ t जो है, इट्स इंपॉर्टेंट, ये v पावर t के इक्वल बन सकता है इफ i इज कांस्टेंट. अगर वो पूरे ड्यूरेशन में i इंटरेस्ट रेट आपका कांस्टेंट है, देन v ऑफ t को v पावर t लिख सकते हैं, है ना. हम इसको देख भी सकते हैं, छोटा सा प्रूफ है. जैसे v ऑफ t की डेफिनेशन क्या है, 1 ओवर एक्यूमुलेशन फैक्टर ऑफ 0 कॉमा t. अगर इंटरेस्ट रेट कांस्टेंट है तो a ऑफ 0 कॉमा t क्या होगा, 1 प्लस आई होल पावर t, है ना. ये बन गया क्या, 1 प्लस आई होल पावर माइनस t, और ये क्या है आपका v पावर t. दोनों बातें आपकी सेम है. बट अगर इंटरेस्ट रेट कांस्टेंट नहीं है, जैसे कि मान लेते हैं कि ये वो टाइम t है, बीच में कोई टाइम आपका n मान लेते हैं, सपोज 0 से n इंटरेस्ट रेट है आपका i1 और ये है आपका i2, तो आप बोलोगे बाय v ऑफ t इसकी डेफिनेशन है a 0 कॉमा t. अब 0 से t का एक्यूमुलेशन फैक्टर क्या होगा, आप बोलोगे i1 रेट से तो
हम NES तक एक्यूमुलेट करेंगे, उसके बाद I2 रेट से हम ये T माइनस NES तक हम एक्यूमुलेट करेंगे, है ना। तो यहां पर क्या कोई भी एक V पावर T जैसी टर्म नहीं बन सकती, बिकॉज इंटरेस्ट रेट क्या है आपका डिफरेंट है, इंटरेस्ट रेट क्या बन रहा है आपका डिफरेंट बना, तो यहां पे V पावर T जैसी कोई भी सिंगल टर्म आप क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। ऑल एंड ऑल आपको बात ये रखनी है कि अगर इंटरेस्ट रेट आपका कांस्टेंट है देन V ऑफ T विल बी इक्वल टू V पावर T। यहां से आप जो एक कॉमन इंप्लीकेशन है वो ये भी निकाल सकते हो कि अगर इंटरेस्ट रेट कांस्टेंट है, या आप बोल सकते हो, तो मैं कल पढ़ा था कि फॉर अ कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट वी कैन ऑलवेज फाइंड अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ इंटरेस्ट आल्सो, है ना। वी कैन फाइंड अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ इंटरेस्ट आल्सो, हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, मतलब वी कैन फाइंड ऐसा, है ना। तो जब मैं बोलूंगा v ऑफ t इज इक्वल टू v पावर t, तो डेल्टा के टर्म्स में इसका मतलब क्या है, e पावर माइनस डेल्टा t, है ना। तो अगर i कांस्टेंट है, डेल्टा कांस्टेंट है, तो उस केस में v ऑफ t जो है दैट विल बी इक्वल टू 1 प्लस i होल पावर माइनस t e पावर माइनस डेल्टा t, उसके बराबर हो सकता है। लेकिन अगर कांस्टेंट नहीं होंगे देन दोनों क्या है आपके इक्वल, मैथमेटिकली इक्वल नहीं होंगे, है ना। क्लियर है, इसको नोट करो, फिर एक क्वेश्चन करते हो, समझ में आएगा कि इसको यूज कैसे करना है हम। क्या इंटरेस्ट रेट अगर चेंज हो रहा है तो, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ बिल्कुल, तो इसको यूज करके भी हम किसी भी टाइम पर डिस्काउंटिंग और एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, वो हमें क्वेश्चन करेंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल सही। कई बार ये फंक्शन गिवन होता है क्वेश्चन में और हमें चाहिए मार्क्स, क्योंकि हमें होना है पास, है ना, तो ये है। हाँ देखो, कुछ भी गिवन हो, डेल्टा गिवन हो, आई गिवन हो, सब कुछ गिवन हो, तो उसको यूज करके आप कुछ भी फाइंड कर सकते हो। बट करिकुलम में एक ये नया फंक्शन डिफाइंड है ना, जिसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं तो ऑब्वियसली हम पढ़ना ही।
ठीक है। तो सपोज हमें एक वीटी एक फंक्शन बना करके दिया हुआ है वी ऑफ टी, और आपको एक कैश फ्लोज दिए हुए हैं अलग अलग टाइम के, बोल रहा है फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू एट टाइम जीरो, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू एट टाइम जीरो। तो आपको पता है कि सिंस मुझे वीटी का फंक्शन बना के दिया हुआ तो मैं एज इट इज यूज कर सकता हूं। तो 100 को मुझे कहां से कहां चाहिए, 2 से 0, सीधे क्या होगा 100 इंटू वी ऑफ टू, है ना, बिकॉज वी ऑफ टू क्या करेगा 2 से कहां लाएगा, सीधे 0 पे लाएगा। वैसे ही 200 चाहिए मुझे 4 से 0, तो 200 इंटू वी फोर, 300 इंटू वी सिक्स एंड 1000 इंटू वी एट, है ना। और वी ऑफ टी का क्या पूरा फंक्शन दिया हुआ है आपको। अब फंक्शन दिया हुआ है तो टी के बदले आप 2 पुट करोगे, 4 पुट करोगे, 6 पुट करोगे, 8 पुट करोगे, तो बार बार आपको फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। मान लो अगर ऐसी 7-8 कैश फ्लोज होते तो बार बार आपको क्या पूरी इक्वेशन बार बार टाइप करके वैल्यूज इंडिविजुअल निकालनी पड़ती, है ना। तो वो करने की जरूरत नहीं, बिकॉज कैलकुलेटर में क्या आपके पास शॉर्टकट्स होते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेटर है सबके पास, ठीक है, FX82 ES। तो उसमें एक मोड बटन होगा आपके पास, है ना। मोड प्रेस करो तो मोड में आपको 3 में क्या दिखाई दे रहा है, टेबल, है ना, उसको प्रेस करो, ठीक है। तो वहां पर आपके सामने fx ऐसा फंक्शन बन के आ गया। तो fx में आपको क्या करना है, ये पूरा का पूरा फंक्शन एज इट इज अपने कैलकुलेटर में कॉपी कर लेना है ना। दैट इज 0.93 माइनस टी के बदले क्या लिखोगे, x माइनस 2 400 होल क्यूब, है ना। x के लिए आप देखोगे अगर तो आपका जो ब्रैकेट क्लोज वाला बटन है ना, उसके ऊपर आपको x दिखाई देगा पिंक कलर में शायद, है ना, दिखाई दे रहा है आपको। तो पिंक कलर को एक्सेस करने के लिए आपके पास क्या होगा, अल्फा बटन है। तो अल्फा प्रेस करने के बाद जब आप ब्रैकेट क्लोज वाला बटन करोगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, है ना। कोई भी अगर बटन के ऊपर पिंक चीज है उसको आपको एक्सेस करना है तो अल्फा के बाद प्रेस करोगे तो आपको एक्स मिल जाएगा, है ना। पहले टाइप करो 0.93, फिर माइनस, फिर फ्रैक्शन वाला, ऊपर ब्रैकेट ओपन करोगे। अब आपको एक्स लिखना है तो एक्स के लिए अल्फा दबाओगे, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज वाला बटन दबाओगे तो एक्स आ जाएगा, फिर -2, फिर पावर में क्यूब डिवाइडेड बाय 400, है ना। तो एज इट इज पूरी इक्वेशन लिख लिया आपने, है ना। आप उसके बाद इक्वल टू प्रेस करोगे तो आपसे स्टार्ट पूछ रहा होगा कि आपको स्टार्ट कौन सी वैल्यू से करना है, मतलब आपको इस fx की कौन सी x से वैल्यूज चाहिए, है ना। हमें कहां से चाहिए, 2 से, है ना। तो हम बोल देंगे 2, ठीक है। इक्वल टू प्रेस करेंगे, बोलेगा एंड कहां पे करना है, व्हाट इज द लास्ट वैल्यू विच यू वांट। हमें चाहिए कहां तक, 8 तक, 8 हम उसमें 8 पुट करेंगे, इक्वल टू प्रेस करोगे। अब आपसे पूछा स्टेप कितने कितने स्टेप में चाहिए, तो ऑल्दो हमें चाहिए 2-2 स्टेप, 2 के बाद 4 चाहिए, 4 के बाद 6 चाहिए, 6 के बाद 8 चाहिए, तो हम स्टेप क्या रखेंगे अपना 2 का, ठीक है। अदरवाइज आप अगर स्टेप 1 का रखोगे तो वो वैल्यू देगा 2 3 4 5 6 7 8, है ना, कितने कितने गैप में आपको वैल्यू चाहिए। तो आपको चाहिए 2-2 के स्टेप में वैल्यू, तो आप क्या है 2 को आप उसमें 2 प्रेस करोगे, फिर आप इक्वल टू प्रेस कर दोगे, है ना। इक्वल टू प्रेस करोगे तो आपके सामने टेबल बन के आ जाएगी, है ना, कुछ इस फॉर्म की, कि यहां पर x होगा 2, यहां 4, यहां 6, यहां होगा fx, और यहां पर क्या होंगी इन सब की वैल्यूज, है ना। तो ये जो f ऑफ 2 लिखा है ये बेसिकली क्या है, v ऑफ 2। जो f ऑफ 4 लिखा है वो क्या है, v ऑफ 4। f ऑफ 6 दैट इज v ऑफ 6, और यहां पे जो f ऑफ 8 है दैट इज v ऑफ 8, है ना। ये चीज आपको दी हुई है, क्लियर है। चलो तो कभी भी आपको ऐसा फंक्शन दिया हुआ है जिसमें कि आपको बहुत सारी वैल्यूज चाहिए, उसको यूज करके क्या आप कैलकुलेट में टेबल मोड का आप इजीली यूज कर सकते हैं, ठीक है। और भी यूज करेंगे हम इसका आगे, काफी यूज करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लो वीटी जो है वो सेम फंक्शन गिवन है ऊपर वाले क्वेश्चन का, ठीक है। यहां पर कैश फ्लो है 100 का, यहां पे 50 का, यहां पे 200 का, यहां 180 का, यहां 350 का। बट आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल द कैश फ्लोज एट टाइम 4,
कि टाइम 4 पर जो है सारे कैश फ्लोज की वैल्यू फाइंड करनी है आप, और आपको गिवन है वी ऑफ टी, है ना, आपको गिवन है वी ऑफ टी, बट आपको वैल्यू टाइम 0 पर नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, टाइम 4 पर चाहिए। तो वी ऑफ टी को यूज करके भी हम किसी भी टाइम पर क्या वैल्यू हम ला सकते हैं। देखो, अगर हम किसी को वी ऑफ टी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू क्या होती है, सीधे टाइम 0 पे पहुंच जाती है ना। और अगर मैं किसी चीज को वी ऑफ टी से डिवाइड करता हूं तो वैल्यू टाइम 0 से कहां पहुंच जाती है, टाइम टी पे पहुंच जाती है। तो अगर मैं सारे कैश फ्लोज की वैल्यू को टाइम 0 पे ले आऊं, है ना, उसके बाद मैं अगर वी ऑफ 4 से मल्टीप्लाई ना करूं, डिवाइड कर दूं, तो वैल्यू क्या होगी, टाइम 0 से कहां पहुंच जाएगी, टाइम 4 पे पहुंच जाएगी। बात वही है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सारी वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू एट 0, सारे कैश फ्लोज को टाइम 0 पे ले आते हैं। तो मैंने कहा 100 को 2 से 0 पर लाने, तो 100 ऑफ वी ऑफ 2, 50 को 3 से तो 50 V3, 200 को 6 से तो 200 V6, 180 को टाइम 7 से तो 180 V7, एंड 350 को 9 से तो 350 V ऑफ 9। ये सारी वैल्यूज कहां गई, आपकी टाइम 0 पे आ गई। अब मुझे टाइम 0 से टाइम 4 तक ये वैल्यू को क्या करना है, एक्यूमुलेट करना है ना। तो मुझे ये पता है कि अगर हम V ऑफ 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, कैश फ्लो 4 से कहां आता है, 0 पे आता है। तो अगर मैं V ऑफ 4 से डिवाइड कर दूंगा किसी कैश फ्लो को, तो क्या होता है, टाइम 0 का कैश फ्लो कहां पहुंच जाएगा, टाइम 4 पे पहुंच जाएगा। तो पहले मैंने क्या किया, सारे कैश फ्लोज को टाइम 0 पे ले आया। अब मुझे टाइम 4 पे चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसको V ऑफ 4 से डिवाइड कर दूंगा। तो मैं बोलूंगा वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू एट 4 लिख लो, कुछ भी लिख लो, वैल्यू एट 4 क्या होगा, जो भी हमने टाइम 0 पर इन सारे कैश फ्लोज की वैल्यू आई है, इसको हम डिवाइड कर देंगे V ऑफ 4 से, डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या होगा, सीधे 0 से कहां पहुंच जाएगी, सीधे 4 पे पहुंच जाएगी। सर वैल्यू ऑफ कैश फ्लो टाइम 4 है तो उसको हम प्रेजेंट वैल्यू, तो डिपेंड करता है कहां पर आप उसको टाइम 4 की वैल्यू बोल दो या प्रेजेंट वैल्यू बोल दो, प्रेजेंट वैल्यू या टाइम 4 बोल दो, खुद भी चलेगा। हाँ, इन कैश फ्लो के रिस्पेक्ट में ये आपकी एवी है, और इन कैश फ्लो के रिस्पेक्ट में आपकी प्रेजेंट वैल्यू। तो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ना लिख करके वैल्यू लिख देता है, वैल्यू एट टाइम 4, है ना। आप लोग कंज्यूम करने की लाइट और हाँ, अगर ना भी हो तब भी हमें टेंशन नहीं, बिकॉज हमें वी ऑफ टी बना के दे दिया गया है। वो अजम्पशन या वो रिक्वायरमेंट तब है जब मैं वी ऑफ टी को खुद वी पार टी की फॉर्म में लिखना चाहता हूं। क्योंकि अगर मुझे पहले से फंक्शन बना करके दे दिया गया है वी ऑफ टी का, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि इसके बीच में आई कांस्टेंट रहा हो, कांस्टेंट नहीं रहा हो, बिकॉज मेरे पास क्या सीधे वी ऑफ टी का फंक्शन गिवन है। अगर मान लो वी ऑफ टी का फंक्शन गिवन नहीं होता और मैं वी ऑफ टी को लिखना चाहता 1 प्लस आई होल पावर माइनस टी, तब मुझे ये देखना पड़ता है कि उस टाइम टी तक आई कांस्टेंट है कि नहीं है ना। यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है उस चीज की, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, पेमेंट स्ट्रीम। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कंटिन्यूअस कैश फ्लोस। ठीक है, देखो व्हाट इज डिस्क्रीट कैश फ्लो एंड व्हाट इज कंटिन्यूअस कैश फ्लो। तो अभी तक हम पढ़ते आए दैट इज डिस्क्रीट कैश फ्लो। डिस्क्रीट क्या होता है कि यू हैव अ डिस्टिंक्ट सेट ऑफ पॉइंट, जहां जहां पर क्या हो रही है आपकी काउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स, जहां जहां पर क्या हो रही है आपकी पेमेंट्स हो रही है ना। आपने कहा एक पेमेंट यहां हो रही है, 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 एक पेमेंट यहां हो रही है ना। तो देयर इज अ डिस्टिंक्ट काउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट जहां जहां पर क्या हो रही है आपकी पेमेंट्स हो रही है। नाउ व्हेन आई से कंटिन्यूअस कैश फ्लो, इसका मतलब क्या है कि जो कैश फ्लो का जो फ्रीक्वेंसी है अकर होने की वो इतनी ज्यादा है कि वी वांट टू ट्रीट इट एज कंटिन्यूअस कैश फ्लो। की जो कैश फ्लो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, बिल्कुल एक कंटिन्यूअस स्केल में आपका कैश फ्लो हो रहा है ना। आप ऐसा समझ सकते हो। मान लेते हैं कि जैसे अब आप ऐसा समझो, ऐसी कोई शॉप जहां पर हर मिनट सपोज पेमेंट हो रही है ना, हर मिनट पेमेंट हो रही है, कुछ भी हो रही है, कुछ भी आप समझ सकते हो। तो वहां पर क्या पेमेंट जो आपकी हो रही है वो कंटिन्यूअसली हो रही है, हर मिनट को आप डिस्टिंक्ट काउंटेबल नंबर ऑफ पेमेंट्स की तरीके से आप ट्रीट नहीं करना चाहोगे, है ना। तो वहां पर क्या इंस्टेड यू ट्राई टू फिट सम काइंड ऑफ कर्व, क्या फिर फंक्शन बना दो कि पेमेंट जो आ रही है वो इस कंटिन्यूअस तरीके से पेमेंट आ रही है ना, कभी ज्यादा कभी कम इस तरीके से। तो दिस इज नोन एज अ कंटिन्यूअस पेमेंट स्ट्रीम। क्या मान के चलते हैं पेमेंट क्या आ रही है आपकी पूरे कंटिन्यूअस फ्लो में आपको पेमेंट देखने को मिल रही है, आ रही है जा रही है, डिपेंडिंग अबाउट द सिचुएशन ऑफ द क्वेश्चन, वो एक अलग बात है। बट जो जो भी आपके कैश फ्लोज हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, बिल्कुल एक कंटिन्यूअस स्ट्रीम में हो रहे हैं। क्लियर है चीज।
तो सपोज मैंने कहा लेट एम कैपिटल एम टी इज द टोटल अमाउंट पेड, ठीक है, पेड रिसीव्ड कुछ भी बिटवीन टाइम जीरो एंड टाइम टी। प्लीज नोट दिस इज द अमाउंट, है ना, कि टाइम जीरो से टाइम टी के बीच में मिलने वाला जो टोटल अमाउंट है उसको हम क्या बोल रहे हैं, एम ऑफ टी बोल रहे हैं। और मैंने कहा दिस इज रो, है ना, एलोंगेटेड पी, इसको हम रो बोलते हैं, दिस इज रो टी। रो टी, जो रोटी है आपका, अगर रोटी है रेट ऑफ पेमेंट एट टाइम टी, है ना, तो अगर एम ऑफ टी आपका टोटल अमाउंट है एंड रो टी आपका रेट ऑफ पेमेंट है, तो रो टी क्या होगा आपका, एम डैश टी या फिर डी बाई डी टी ऑफ एम टी, है ना, बिकॉज एम टी इज द पेमेंट अमाउंट और रो टी क्या उस पेमेंट अमाउंट का रेट है किसी भी पॉइंट किसी भी टाइम टी पर, तो रो टी क्या होगा, डी बाई डी टी ऑफ एम टी या एम डैश टी। ठीक है, ये डेफिनेशन क्लियर है। अच्छा, मानते हैं कि सपोज जीरो से किसी टाइम कैपिटल टी तक जो पेमेंट आ रही है आपकी, या बोलते हैं कि जो मनी है दैट इज बीइंग पेड कंटिन्यूअसली, है ना, दैट इज बीइंग पेड, मनी इज बीइंग पेड कंटिन्यूअसली फ्रॉम टाइम जीरो टू टाइम कैपिटल टी। मैंने कहा बीच में कोई टाइम t1 है और कोई टाइम t2 है। आई एम इंटरेस्टेड इन नोइंग कि t1 से t2 के बीच में मुझे टोटल कितना पैसा मिला होगा। ठीक है, आई एम इंटरेस्टेड इन नोइंग कि t1 से t2 के बीच में मुझे टोटल कितना पैसा मिला होगा। तो मैंने कहा एक तरीका यह है कि अगर जीरो से t2 तक जितना पैसा मिला है उसमें से मैं जीरो से t1 तक का पैसा माइनस कर दूं, तो जो पैसा बचेगा वो क्या होगा, t1 से t2 के बीच का। तो बाय डेफिनेशन mt की डेफिनेशन क्या है, किसी टाइम जीरो से t तक की टोटल पेमेंट। तो t2 तक कितना मिला होगा, mt2, है ना, टाइम जीरो से टाइम t2 तक, इसमें से मुझे जीरो से t1 तक की पेमेंट माइनस करनी है, तो m ऑफ t1। सो दिस विल बी द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बिटवीन टाइम t1 एंड t2। अब फ्रॉम सिंपल मैथमेटिक्स क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, t1 से t2 m डैश t dt, क्योंकि अगर m डैश t है इसको आप इंटीग्रेट करोगे, है ना, अगर m डैश t है अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, mt आएगा। जब लिमिट पुट करोगे t1 और t2 तो क्या आएगा, mt2 माइनस mt1। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। और अभी हमने डिस्कस किया कि m डैश t को हम क्या लिखते हैं, रो टी, विच इज द रेट ऑफ पेमेंट। तो मैंने यहाँ पे अंदर m डैश t के बदले लिख दिया रो टी, दैट इज रो टी इंटू डी टी। तो mt2 माइनस mt1, कि t1 से t2 के बीच में टोटल पैसा मेरे पास आया वो क्या है, रो टी इंटू डी टी। तो अगर मुझे ये पता लगाना है, अगर मनी इज बीइंग पेड कंटिन्यूअसली और मुझे रूटीन, मुझे रेट ऑफ पेमेंट अगर दिया हुआ है और मुझे ये पता लगाना है कि किन्हीं दो टाइम पीरियड के बीच में मुझे टोटल कितना पैसा रिसीव हुआ, तो मैं क्या करूंगा, उन दो टाइम पीरियड के बीच में रो को इंटीग्रेट कर दूंगा एंड आई विल गेट द टोटल मनी पेड बिटवीन दोस टू टाइम्स। ये चीज क्लियर है, ये एक तरीका है देखने का। इसको और समझते हैं। ठीक है, देखो रोटी आपको क्या बताया हुआ है कि रोटी इज द रेट ऑफ पेमेंट एट टाइम टी, है ना, तो दैट इज मतलब कि दिस इज द मनी पेड पर यूनिट टाइम, है ना। भाई रेट का मतलब क्या है आपका, हाँ, कि अगर ये जिस भी चीज का रेट है दिस इज द मनी पेड, अगर मनी का रेट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो पर यूनिट टाइम में कितना पैसा आपको पे करने को मिल रहा है, दैट इज रोटी, है ना। आप जब ये पढ़ते हो कि आपकी जो कार की स्पीड है दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर, तो दिस इज द रेट ऑफ योर स्पीड, क्या आपका एक तरीके से रेट होता है ना। तो आप बेसिकली आप क्या देख रहे हो कि एक आर में अगर आर जो है आपका वो यूनिट टाइम है, तो एक यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस आपने ट्रेवल की है ना। तो अब अगर मनी का रेट है तो पर यूनिट टाइम में कितना मनी पे हो रहा है वो क्या बता रहा है आपको, रोटी बता रहा है ना। तो रोटी आपका रेट है, मतलब दिस इज द मनी पेड पर यूनिट टाइम, है ना। तो मान लेते हैं कि अगर मुझे t1 से t2 ये पता लगाना है कि टोटल कितना पैसा मिला, तो मैं क्या करूंगा, इन t1 से t2 के बीच में एक छोटा सा टाइम पीरियड ले लूंगा, t से t प्लस dt। ठीक है, और ये चीज मैं बार बार करते रहूंगा, अब देखना t से t प्लस dt बार बार आपका आता रहेगा, है ना। तो हम साथ साथ अपनी कैलकुलस और इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट भी अपने स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो मैंने कहा अगर रोटी के रेट से मुझे पैसा मिल रहा है, अगर पर यूनिट टाइम में मिलने वाला पैसा रोटी है, तो t से t प्लस dt में जिसकी लेंथ dt है, इस टाइम पीरियड में कितना मिला होगा, रोटी इंटू dt। अगर एक टाइम पीरियड में मिलने वाला आपका, है ना, एक टाइम पीरियड में मिलने वाला पैसा आपका मान लेते हैं 10 रुपए, दिस इज ₹10 पर यूनिट टाइम, है ना, एक टाइम पीरियड में या एक यूनिट टाइम में। आपसे कोई पूछे कि, और यूनिट आप लेके चल रहे हो मान लो दिन की,
कि तो 3 दिन में पैसा कितना मिला होगा, आप बोलोगे अगर एक दिन में 10 मिलता है तो 3 दिन में 10 × 3 इस लेंथ ऑफ पीरियड का, है ना। तो dt टाइम पीरियड में कितना मिलेगा, रोटी इंटू dt। ये एक छोटे से टाइम पीरियड में मिलने वाली पेमेंट है ना। ऐसे T1 से T2 के बहुत सारे छोटे छोटे टाइम पीरियड हैं, तो वो सारी पेमेंट जो है उन सबको मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अगर उन सारी पेमेंट को मैं ऐड कर दूं तो मुझे T1 से T2 के बीच में मिलने वाला टोटल पैसा मिल जाएगा। तो मैंने कहा ये एक टाइम पीरियड का पैसा है, रोटी इंटू dt। सारी पेमेंट को ऐड करने के लिए T1 से T2 जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल मनी पेड बिटवीन टाइम T1 एंड टाइम T2। क्लियर, कोई डाउट इसमें, ठीक है। तो दिस इज आवर रेट ऑफ पेमेंट, ठीक है। इसको नोट करो, फिर आप इस पे क्वेश्चन करते हैं। सर तो ये डेल्टा टी के इक्वल जो रेट ऑफ रेट है वो रेट ऑफ ग्रोथ था हाँ, तो ये तो पैसों का रेट है, वो तो रेट ऑफ ग्रोथ, आपका फंड किस रेट पे ग्रो कर रहा है, दोनों बातें अलग है। ये आपको बता रहा है किस रेट से पैसा आ रहा है, और वो बता रहा है कि जहां पर आपने इन्वेस्ट किया किस रेट से ग्रो कर रहा है ना। परसेंटेज अमाउंट। हाँ, dt can be as small as possible. हाँ, these are the concepts of calculus, है ना। सो आप इमेजिन कर सकते हो कि T1 से T2 ये एक्चुअली एडिशन हो कैसे रहा है, T से T प्लस dt। वन वे ऑफ विजुअलाइजिंग दिस इज कि सपोज ये कोई रेक्टेंगुलर वेज है, ठीक है, और ये वेज आपकी मूव कर रही है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, कि पहले ये वेज यहाँ आई तो इस वाले पार्ट को लिया, फिर ये वेज यहाँ मूव, अब ये T है और ये T प्लस dt है, फिर ये वाला चीज कवर हुआ, अब ये T है और ये T प्लस dt है। तो जो एडिशन हो रहा है वो इस तरीके से हो रहा है कि T1 से T2 के बीच में ये जो वेज है ये आपकी यहाँ से यहाँ तक मूव कर रही है और सारे एरिया को कवर कर रही है, सारी चीज़ों को क्या कर रही है, ऐड करती चली जा रही है आपकी।
ये भी टी है, ये भी टी है, ये भी टी है, ये सब टी है, और सब डी भी है, टी प्लस डी भी है एवरी टाइम, है ना। तो उन सारे केसेस को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तब जाकर के टोटल चीज आपको पता चल रही है। ठीक है, टी से टी प्लस डी टी, हाँ उस डी टी टाइम पीरियड के अंदर, बिल्कुल। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। मान लो एक इंश्योरेंस कंपनी है, तो मैं समराइज कर रहा हूं क्वेश्चन को। ठीक है, उसने 20 साल की कोई पॉलिसी अभी बनाई है, सेल की है, ठीक है, या उसने अभी लॉन्च की है। उसका जो प्रीमियम रखा गया है, वो प्रीमियम रखा गया है 100 रुपीज पर वीक, वीकली प्रीमियम है, और हर वीक में 100 रुपीज हम चार्ज करते हैं। और मैंने बताया था कि जैसे ही आप वीक या उससे कम टाइम पीरियड की बात करोगे, आप उसे कंटिन्यूअस कैश फ्लो की तरह ट्रीट करने लगते हो, है ना, यू ट्रीट इट एज कंटिन्यूअस कैश फ्लो। ठीक है, और कंपनी ने ये बोला हुआ कि हर साल कंपनी जो है वो 10,000 पॉलिसीज बेचेगी यूनिफॉर्मली। अब यूनिफॉर्मली वर्ड इज इंपॉर्टेंट। अब यूनिफॉर्मली का मतलब है कि 10,000 पॉलिसी आपके नई साल के स्टार्टिंग में बिक जाएंगी, नई साल के एंड पे बिकेंगी, एक साथ नई साल के बीच में बिकेंगी। ये पूरे साल में क्या है, यूनिफॉर्म तरीके से बिकती रहेंगी, इक्वल तरीके से बिकती रहेंगी, है ना। तो एक महीने में कितनी सेल होंगी, 10,000 बाय 12, एक क्वार्टर में कितनी, 10,000 बाय 4, इस तरीके से, है ना। तो इस तरीके से पॉलिसी की आपकी सेल हो रही है। सबसे पहला आपसे बोल रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ प्रीमियम इनकम। आपसे रूटी निकालने को बोल रहा है। ये वर्ड बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें रूटी आपको फाइंड करना है। तो मोस्टली जो क्वेश्चन आप देखोगे उसमें रूटी आपको एक फंक्शन की तरह गिवन होगा, उसको इंटीग्रेट करना है, सब कुछ करना है, वो भी हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे जो रेट है प्रीमियम के आने का, वो हमें खुद ही निकालना है। तो रूटी निकालना मतलब किसी टाइम टी पर क्या, किस रेट से मेरे पास प्रीमियम आ रहा होगा। तो अब अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूं, ठीक है, मैं अगर फर्स्ट ईयर की बात करूं, तो नंबर ऑफ पॉलिसी सोल्ड कितना होगा आपका, 10,000, है ना। ये आपको यूनिफॉर्मली मिल रहे होंगे, ठीक है, पक्की बात है। अगर मैं सेकेंड ईयर की बात करूं, तो दैट इज 20,000, है ना। थर्ड ईयर में 30,000 तक पॉलिसी पूरी आपकी सोल्ड हो गई होंगी। तो ऐसे में अगर ईयर टी की बात करूं, है ना, या टीएथ ईयर की मैं अगर बात करूं, तो जो पॉलिसी सोल्ड होंगी दैट वुड बी 10,000 टी, सिंपल, है ना। अच्छा, नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, जनरली जो हम लेके चल, इस क्वेश्चन में बोला भी था शायद, वो आपको 365.25 लेके चलना है ना। कई बार क्वेश्चन में बोलता है कि 365.25 लेके चलो, अज्यूम करो, ठीक है। इसके हिसाब से जो नंबर ऑफ वीक्स बनता है आपके इन अ ईयर, वो बनता है 52.18। अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है और आपको वीक या डेज में काम करना पड़ा, तो आप लिख सकते हो कि वी आर अज्यूमिंग दैट टोटल नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर इज 365.25 या एंड वीक्स आर 52.18 या 365 में भी आप काम कर सकते हो, अजम्पशन अगर आपने मेंशन कर रखी है तो, है ना। वरना क्वेश्चन आपको बता देगा अगर उसको बताना होगा तो, ठीक है। एक साल में इतने होते हैं। तो अगर मैं रेट ऑफ पेमेंट की बात करूं किसी टाइम टी पे, तो बोले किसी टाइम टी पर जितनी पॉलिसी सोल्ड हुई होंगी वो होंगी 10,000 टी, है ना। ये सारे के सारे पॉलिसी होल्डर 100 का प्रीमियम दे रहे होंगे, है ना। ये आपका एक वीक का प्रीमियम हो गया, और पूरे साल का प्रीमियम कितना हो गया, 52.18। क्लियर है। दिस इज द रेट ऑफ एनुअल पेमेंट एट टाइम टी, क्लियर। तो इसको दैट इज 5218 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 टी। ये आपका रेट ऑफ एनुअल पेमेंट है, या रेट आपका रेट ऑफ एनुअल प्रीमियम है किसी पॉइंट ऑफ टाइम टी पर। क्लियर है ये चीज। हम उसको अजम्पशन लेके चल सकते हैं कि आपको उसमें भी आप मेंशन करोगे वी अज्यूम दैट देयर आर 365 डेज इन अ ईयर या 365.25 डेज इन अ ईयर, वो अपने हिसाब से लेके चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। पहला पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट में आपसे बोल रहा है फाइंड द टोटल प्रीमियम रिसीव्ड इन 5 years।
कि शुरू के 5 साल में कितना प्रीमियम हमने रिसीव किया हुआ है ना, इन स्टार्टिंग 5 ईयर्स। तो आपसे बेसिकली ये पूछ रहे हैं कि 0 से 5 के बीच में टोटल कितना पैसा आपने रिसीव किया होगा, वो हमने अभी सीखा है ना। ये आपको रोटी जो आपने फाइंड किया था कि अगर 0 से 5 के बीच में टोटल पैसा आपको चाहिए तो आप क्या करो, 0 से 5 के बीच में अपने रो को इंटीग्रेट कर दो, यू विल गेट द टोटल मनी बिटवीन टाइम 0 एंड 5। क्लियर। तीसरे में आपसे पूछ रहा है फाइंड द टोटल प्रीमियम रिसीव्ड इन 5th ईयर, है ना। सेकंड पार्ट में कि टोटल 5 साल में कितना प्रीमियम मिला, एंड थर्ड पार्ट में कि 5th ईयर में कितना प्रीमियम मिला, है ना। 5th ईयर में आपको कितना प्रीमियम मिला। तो जब मैं 5th ईयर की बात कर रहा हूं तो मतलब मैं इस साल की बात कर रहा हूं, है ना, कि इस टाइम से इस टाइम के बीच में मुझे टोटल कितना प्रीमियम मिला। तो अगर मुझे सिर्फ टाइम 4 से टाइम 5 के बीच का पैसा चाहिए तो मैं क्या करूंगा, टाइम 4 से टाइम 5 के बीच में अपने रो को इंटीग्रेट कर दूंगा, एंड आई विल गेट द प्रीमियम रिसीव्ड इन 5th ईयर। सिंपल। क्लियर। अगर टीम में डायरेक्टली वैल्यू डालते हैं, मतलब रोटी में डायरेक्टली वैल्यू को पूरी कर सकते हैं। नहीं, अगर आप इसको सीधे रूटी से आप मल्टीप्लाई कर दोगे 5 पे तो मान के चलो कि सारी की सारी पॉलिसी उस टाइम तक उस हिसाब से बिक चुकी होंगी ना। पर ये कि पॉलिसी आपकी यूनिफॉर्मली बिकती है ना। आपका क्या है कि जिस टाइम पर आप उसका प्रीमियम इनकम निकालना चाह रहे हो उस टाइम तक कितनी पॉलिसीज बिकी हुई हैं, इसलिए क्या सीधे हम मान के चलते कि इस टाइम तक इतनी सारी पॉलिसीज बिक चुकी होंगी। बट जैसे 0 to 5 के लिए तो टीम है कि क्या हम लोग इंटीग्रेट नहीं करना पड़ेगा, मतलब यूनिफॉर्मली हर साल में 10,000 है। हाँ, बट एक सिंगल ईयर के लिए यूनिफॉर्मली 10,000 हमारे उसमें नहीं। अच्छा आप वो बोल रहे हो कि टोटल, अच्छा समझ गया, आपका डाउट समझ गया। आप सीधे बोल रहे हो कि इसमें आप 5 पुट कर दो, है ना। ठीक, समझ गया। जिसने, अगर आप इसमें 5 पुट करोगे तो आप बोलोगे कि ये सारी की सारी पॉलिसीज का जो प्रीमियम है, ठीक है, ये सारी की सारी पॉलिसीज का प्रीमियम आपको हर वीक में आपको कितने का आ रहा है, 100 का आ रहा है। पर एक बार बताओ, जो पॉलिसी यहां पे सोल्ड हुई उसने तो पूरे 5 साल तक, अगर वो इनफोर्स है आपकी अभी भी इस टाइम पे, उसने पूरे 5 साल तक प्रीमियम दिया है आपका। लेकिन जो यहां पॉलिसी सोल्ड हुई है, क्या उसने टोटल 5 साल का प्रीमियम दिया है? नहीं, है ना। जो अभी जस्ट 1 महीना पहले सोल्ड हुई है उसने तो 5 साल का प्रीमियम नहीं दिया ना, उसने खाली जितने वीक्स आए उतने का प्रीमियम दिया हुआ है। तो हमें उस चीज को भी कंसिडर करना है। 5 पुट करेंगे तो वो सब कुछ एक साथ आ जाएगा। हाँ, ठीक है, क्लियर। ठीक, नेक्स्ट है फाइंडिंग प्रेजेंट वैल्यू व्हेन रोटी इज गिवन, है ना। सो सपोज टाइम 0 से टाइम कैपिटल टी एक टाइम है जहां पे रोटी के रेट से पेमेंट हो रही है ना, ठीक है। फ्रॉम टाइम 0 टू टाइम कैपिटल टी। अगेन मैंने बीच में कोई टाइम लिया टी से टी प्लस डी टी, तो इस बीच में जो मिलने वाला पैसा है दैट इज रोटी इंटू डी टी, है ना। और मैं इसको टाइम टी का पैसा मानता हूं, तो मुझे ये पैसा टाइम टी से कहां लाना है, टाइम 0 पे लाना है। तो मैं क्या करूंगा, रोटी इंटू डी टी, इस पैसे को क्या करूंगा, सीधे वीटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ऐसे क्या, टाइम 0 से टाइम टी बहुत सारी पेमेंट्स हैं, तो उन सबको ऐड करने के लिए 0 से टी तक मैं इंटीग्रेट कर दूंगा। तो क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू कहां पहुंच जाएगी आपकी, टाइम 0 पर, है ना। तो प्रेजेंट वैल्यू टाइम 0 आ गया आपका 0 से कैपिटल टी रोटी वीटी इंटू डी टी, ठीक है। अच्छा, एक चीज आपको और समझनी है, मान लेते हैं कोई टाइम ए से बी के बीच में पेमेंट हो रही है आपकी रोटी के रेट से, है ना। जो टाइम ए है वो 0 नहीं है, ठीक है, मान लेता हूं ए जो है वो 0 नहीं है, कोई भी नॉन 0 टाइम है आपको, तो ए से बी के बीच में पेमेंट आपकी हो रही है। तो यहां पर जब आप रोटी वीटी डीटी करोगे तो पेमेंट कहां है, और पेमेंट हो कहां से कहां तक रही है, ए से बी तक। तुम सबको ऐड करने के लिए हम ए से बी तक क्या इंटीग्रेट करेंगे। तो ये जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी ये टाइम ए पर आएगी कि 0 पे आएगी,
जीरो पे आएगी, बिकॉज हम सीधे किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वी ऑफ टी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो पेमेंट चाहे ए से बी तक हो रही हो, हम इंटीग्रेट करेंगे कहां, ए से बी तक, कहां से कहां तक पेमेंट हो रही है। बट अगर हम वी टी से मल्टीप्लाई कर रखा है हमने अंदर, तो वैल्यू कहां आएगी, सीधे जीरो पर ही आएगी, वो ए पर नहीं आएगी। अगर ए पर चाहिए आपको तो कैसे निकाल सकते हैं, जीरो पे ले आओ, वी ऑफ ए से डिवाइड कर दो, तो वैल्यू जीरो से कहां पहुंच जाएगी, ए पे पहुंच जाएगी। सिंपल है, क्लियर है ना। और जो मैंने आपसे कहा था कि दो बातें आपको ध्यान रखनी है, एक तो ये वी आर मल्टीप्लाइंग बाय वी ऑफ टी, हैंस प्रेजेंट वैल्यू विल कम एट जीरो। और दूसरी बात जो मैं ध्यान रखनी है वो ये कि v ऑफ t जो हमने कहा था कि दिस इज इक्वल टू v पार t, जिसको मतलब वन प्लस आई होल पार माइनस टी भी लिख सकते हैं, e पार माइनस डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, है ना, इफ i एंड डेल्टा आर कांस्टेंट। ठीक है, क्लियर, नोट करो, क्वेश्चन करते हैं। हाँ, अगर इंटरेस्ट रेट गिवन है तो आप उससे भी कर सकते हो। मैंने कहा मान लो अगर वी ऑफ टी का फंक्शन ही गिवन है, इंटरेस्ट रेट कुछ नहीं गिवन है, उसी को यूज करके आपको निकालना है, उस केस की बात करें। और वी ऑफ टी करोगे तब भी जीरो पर ही आएगी वैल्यू, तो किसी टाइम टी की पेमेंट है उसको आप टी एस पीछे ला रहे हो तो जीरो पर आएगी, है ना। अगर ए पर चाहिए तो वी पार टी माइनस ए करना पड़ेगा आपको, है ना, वही अलग बात वही आ जाएगी, क्योंकि वी पार माइनस ए अगर बाहर निकालोगे कांस्टेंट वन प्लस आई होल पार ए ही कर रहे हो, तो टाइम जीरो पर ला करके उसे एक्यूमुलेट ही कर रहे हो आप एक तरीके से, है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लो 2 से 7, सपोज आपको बोलो कि पेमेंट हो रही है बिटवीन टाइम 2 एंड टाइम 7, और रोटी आपको दिया हुआ है दैट इज 400 इंटू 0.7 की पावर टी, है ना, रोटी आपको बना के दिया हुआ है, और 2 से 7 के बीच का इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है 8% पर एनम, आई आपको दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू एट टाइम 0। तो आपने कहा ठीक है, अब सिंस यहां पर मुझे दिख रहा है कि आई क्या है, कांस्टेंट है ना, दैट इज 8% पर एनम 2 से 7 तक, तो v ऑफ t को मैं सीधे v पार t लिख सकता हूं, मतलब 1.08 की पावर माइनस t लिख सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं, बिकॉज आई क्या कांस्टेंट है। तो मैंने कहा प्रेजेंट वैल्यू एट 0 विल बी, इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक, जहां से जहां तक पेमेंट हो रही है, दैट इज 2 से 7,
है ना, रो टी विच इज 400 इंटू 0.7 की पावर टी मल्टीप्लाइड बाई वी टी जो क्या है 1.08 की पावर माइनस टी इंटू डी टी, है ना। इसमें 400 क्या कांस्टेंट है, बाहर आ गया, 2 से 7। अब यहां आप देखो तो 0.7 की पावर में टी है और 1.08 की पावर -1 की पावर भी टी है, तो कंबाइन करके लिख सकते हैं हम, है ना। तो 0.7 इंटू 1.08 की पावर -1 मतलब डिवाइडेड बाय 1.08, है ना। इनकी जो पावर है कॉमन है, दैट इज टी, पावर टी टी। अब ये आप इंटीग्रेशन कर सकते हो उसका, है ना। क्या फॉर्म बन गई आपकी, ए एक्स डी एक्स, जिसका क्या होता है ए पावर एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ ए, और ए क्या है आपका 0.7 डिवाइडेड बाय 1.08, है ना, सिंपल। मान लेते हैं ऊपर वाले क्वेश्चन में इंस्टेड ऑफ आई, है ना, डेल्टा इज इक्वल टू 0.09 वॉज गिवन। मान लेते हैं आई नहीं दिया था आपको, कांस्टेंट डेल्टा दिया हुआ था, तो आप बोलते कांस्टेंट डेल्टा मुझे 9% दिया हुआ है, तो वी ऑफ टी को मैं लिख सकता हूँ ई टू द पावर माइनस डेल्टा टी, है ना, मतलब -0.09 टी, बाकी सब कुछ तो सेम ही रहता। तो प्रेजेंट वैल्यू जीरो क्या बन जाता, आप बोलते 2 से 7 आपका रो टी मल्टीप्लाइड बाई वी टी जो क्या है ई टू द पावर -0.09 टी इंटू डी टी, है ना। अगेन 400 कांस्टेंट बाहर निकल जाता है 2 से 7, यहां आप देखो तो 0.7 और ई टू द पावर -0.09, इसकी पावर क्या सेम है, तो क्लब करके लिख सकते हो होल पावर टी। अगेन क्या बन गई, सेम फॉर्म में इंटीग्रेशन ए पावर एक्स वाली, इसको आप इजीली आप इंटीग्रेट कर सकते हो, है ना, सेम ही हो गया, राइट। तो चाहे आई आपको कांस्टेंट दिया और डेल्टा को कांस्टेंट दिया, तो आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हो। बस ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू टाइम 0 पर आ रही है, ना कि टाइम 2 पर आ रही है ना। अगर बोल देता कि आपको टाइम 2 पर फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू एट टाइम 2, सपोज डेल्टा वाले केस में, तो क्या बोलते, द वैल्यू एट टाइम 2 विल बी, जो प्रेजेंट वैल्यू एट टाइम 0 आपने फाइंड किया कि टाइम 0 पे वैल्यू इज दिस, इसको हम क्या करेंगे 2 साल के लिए एक्यूमुलेट कर देंगे और वैल्यू कहां पहुंच जाएगी आपकी, टाइम 2 पे पहुंच जाएगी, सिंपल खत्म, है ना। एक लास्ट क्वेश्चन आज का, सपोज एक कोई प्रोजेक्ट है, उसके आपको आउटफ्लो और इनफ्लो दिए हुए हैं। आउटफ्लो मतलब वो पैसा जो जेब से जा रहा है, इनफ्लो मतलब जो पैसा आ रहा है ना। तो आउटफ्लो कुछ इस तरीके से है कि 2 आउटफ्लो हैं आपके, एक टाइम 5 पर हो रहा है 500 का, एक टाइम 7 पर हो रहा है 100 का, है ना। और जो इनफ्लो है वो एक कांस्टेंट पेमेंट स्ट्रीम है, रोटी आपको दिया हुआ है क्योंकि कांस्टेंट है 350 पर एनम, हर साल 350 मिलता है, कैसे मिल रहा है, पर कंटिन्यूसली मिल रहा है आपको, ठीक है, फॉर द फर्स्ट 6 ईयर्स। आपसे और आपको गिवन जो है वो है वी टी, दैट इज 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय 50, है ना। और आपसे फाइंड करने को बोल रहा है, फाइंड एनपीवी। एनपीवी मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, वो हम बाद में पढ़ेंगे डिटेल में। अभी के लिए बता दूं कि एनपीवी का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। बाद में अच्छे से पढ़ेंगे हम इस टॉपिक को। तो मतलब आपको क्या करना है, जो इनफ्लो है उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है, आउटफ्लो की फाइंड करनी है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, आप ये समझ लो बस, ठीक है।
नहीं नहीं, ऐसा होता है कि आप कुछ प्रोजेक्ट करो तो उसमें फिक्स होता है कि मेरे खर्चे भी उसी टाइम पर होंगे, वैसे ही होंगे जैसे मेरे इनकम आने वाली है। ऐसा नहीं होता है ना? खर्चों का पैटर्न कैन बी एक्सट्रीमली डिफरेंट देन इनकम पैटर्न। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो तो क्या होगा? दीज आर डिस्क्रीट कैश फ्लोस, है ना, दो टाइम पर हो रहे हैं, एक टाइम 5 पर, एक टाइम 7 पर। तो ये तो सिंगल कैश फ्लो जिसको टाइम 5 से कहां लाना है? टाइम 0 पे। तो 500 V5 प्लस 100 को टाइम 7 से टाइम 0 पे, 100 V7 VT आपको दिया हुआ है ना। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो के लिए आपको बता रहा है वो कि शुरुआत के 6 साल में 0 से 6 में इस रेट से क्या पेमेंट हो रही है आपकी 350 कांस्टेंट पर एनम। इसकी प्रेजेंट वैल्यू आपको चाहिए तो क्या बोलोगे? कहां से कहां तक पेमेंट? शुरुआत के 6 साल मतलब 0 से 6 तक। रोटी दैट इज 350 इंटू वीटी 1 माइनस टी बाई 50 इंटू dt, है ना। ये आ गया, ये आ गया, आप माइनस करोगे आपको एनपी मिल जाएगी। क्लियर? चलो काफी है। इस चैप्टर को हम नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे। आंसर पता है? आंसर तो नहीं पता यार मेरे को, आपस में निकाल लेना। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।